कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के भाग 4। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाग 4, जिसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन जो घटना चक्र में आया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। कह रहे इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्यों? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अधिकतर आबादी जो थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। सल्तनत काल के अधिकांश अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कथन पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ओनली वन ठीक है। सिर्फ हम ओनली वन को पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को अमीर कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में जो राजस्व प्रशासन था, उसमें जो राजस्व वसूली करते थे उसको क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एक व्यवस्था है जो एकता व्यवस्था की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाते थे। क्या कह रहा है ये? एकता से जो भी एकत्रित किया गया टैक्स था ना, वो डायरेक्ट सुल्तान के खाते में जाता था। ये गलत बात है, आंसर हमारा ये गलत ही पूछ रखा था इसमें। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? ठीक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रगना, सरकार, सुबह। क्या है इसका सही सही अनुक्रम? क्या है इसका? प्रगना पहले, उसके बाद सरकार है, उसके बाद सुबह है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने करी? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बलबन ने की है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन एक युगम सुमिलित नहीं है? कौन सा एक सही से मिला हुआ नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दीवान ए रियासत बलबन के शासन काल में नहीं आया। बाकी ये सारे ठीक है। दीवान खैरात फिरोज तुगलक, दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, और दीवान रियासत किसका था? ये अलाउद्दीन खिलजी का ही था, बाजार नियंत्रण विभाग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? अब क्या पूछ लिया? कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, दीवान बंदगान फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दिल्ली सल्तनत में दीवान अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवान ए अमीर ए कोही दीवान ए अमीर ए कोही विभाग जो है, डिपार्टमेंट है, वो किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि से संबंधित है, दीवान अमीर ए कोही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की? किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना करी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है सही उत्तर सुमेलित करो और सही उत्तर का चयन करो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
4123, 4123 मतलब दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत किससे संबंधित है? धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने रिसालत किससे संबंधित है? धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंशा किससे संबंधित है? सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने वजारत किससे संबंधित है? वित्तीय मामलात से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज जो एक डिपार्टमेंट था दिल्ली सल्तनत का, वो किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज जो था वो रक्षा विभाग या डिफेंस डिपार्टमेंट से था, डिफेंस मिनिस्ट्री से था संबंधित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ? किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तुगलक के शासनकाल में। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। मध्यकाल की जो सरकार थी एक समग्र संरचना थी। ये विलय था, किसका विलय था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? फारस अरब तुर्क, फारस अरब का, तुर्क मंगोल का, भारतीय तत्वों का आपस में मिल गए थे सारे सब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 3 4, 1 3 और 4, खराज, उसरा, मुक्तई, मुतकई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था की शुरुआत करी थी या प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले एकता व्यवस्था की शुरुआत करी थी मध्यकालीन सल्तनत के दौरान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। सर्वोच्च काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चौधरी था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सर्व कर लगाया जाता था। जो सर्व एक तरह का कर था वो किस पे लगाया जाता था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिंचाई पर। सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर को सर्व कर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के समय में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हदीस है एक। हदीस क्या है? एक करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इस्लामिक कानून। हदीस एक इस्लामिक कानून को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है इसका 21 सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल का अर्थ क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब फवाजिल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी, इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इक्तदार जो होते थे इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत वो क्या करते थे? सरकारी खजाने में जो पैसे इकट्ठा करते थे उसके अलावा जो राशि बच जाती थी उसको क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था इधर? इसको फवाजिल कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 दिल्ली सल्तनत की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित रूप से करें। दिल्ली सल्तनत की दो प्रमुख मुद्रा का पता लगाओ, है ना? तो कौन कौन सी थी? इसका ऑप्शन डी, 2 और 4, जीतल और टाका। जीतल और टाका जो था वो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत काल का दो मुद्रा है, सिक्के में पैसा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किसने टाका नामक चांदी का सिक्का चलाया? किसने टाका नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक। टाका एक सिक्का है जो चांदी का बना होता था और उसको जारी किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टाका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था?
उत्तर भारत के अंदर चांदी का सिक्का जिसको टाका कहा जाता था, वो कौन से मध्यकालीन शासक ने जारी किया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी, जीतल किन धातुओं के थे? ठीक, टाका, ससगनी और जीतल किस धातु से मिलकर बने थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चांदी और तांबा से। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? है ना? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। दिल्ली सल्तनत का कला, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का कला एवं स्थापत्य से संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए हैं या पूछे गए हैं पिछले सालों में, घटना चक्र में दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत में कक्षा का कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी से। भारत के अंदर कागज का प्रयोग होना कब से शुरू हो गया था? 12वीं शताब्दी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अलाई दरवाजा का निर्माण, किसका निर्माण? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। घोड़े के नाल के आकार का जो मेहराब है वो सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। किनके द्वारा कहाँ पे लाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अलाई दरवाजे में। अलाई दरवाजे में जो मेहराब बने हुए हैं ना, वो किसके आकार का है? घोड़े के नाल के आकार का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं की दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों ने योगदान दिया था कुतुब मीनार के निर्माण में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? ठीक, कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल थी उसका निर्माण जो है वो किस सुल्तान ने करवाया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ठीक, प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित या फिर बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर है किसका था? ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा एक ऐसा मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित या फिर बनाया गया था। तो ये एक पहला प्रथम मकबरा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारकों में दर्शातित है? प्रथम वास्तविक मेहराब जो है वो किस सल्तनत कालीन स्मारकों में दर्शातित या दिखाया गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बलबन के मकबरे में। बलबन के मकबरे में प्रथम वास्तविक मेहराब वाला प्रथम वास्तविक मेहराब बनाया गया था बलबन के मकबरे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पहले 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। मतलब पहले कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला बना, उसके बाद लोधी गार्डन बना, फिर फतेहपुर सिकरी बनी। ठीक, तो सबसे पहले क्या बना था? कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद फोर्ट, उसके बाद लोधी गार्डन, उसके बाद फतेहपुरी सिकरी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला था, सुमेलित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर को लेकर के दिक्कत हो गई है इसमें क्योंकि स्टार लगा दिया गया है, इसको बस देख लीजिए। इसका सही सुमेलित हम देख लेते हैं। सुल्तानगढ़ी किसने करवाया निर्माण, इल्तुतमिश ने। लाल महल किसने करवाया, बलबन ने। जमात खाना मस्जिद खिजर खान ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता थे, कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अत्रि कवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि कवि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ के अंदर में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, राणा कुंभा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, अजमेर कुवत उल इस्लाम। कुवत उल इस्लाम दिल्ली में है, ठीक, इसलिए गलत है। जौनपुर अटाला मस्जिद है जौनपुर में। गुलबर्ग जामा मस्जिद को बोलते हैं, गुलबर्ग में गया जामा मस्जिद। मालवा जो है जहाज महल। दिल्ली का है दिल्ली में क्या है, कुवत उल इस्लाम। जौनपुर में अटाला मस्जिद। मालवा में जहाज महल। गुलबर्ग या कलबुर्गी में क्या है, जामा मस्जिद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सम्मिलित कीजिए, इसको मिलाइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3 4 2 1। 3 4 2 1। कह रहा है मेहराब की निचली सतह पर, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली के झालर। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली के झालर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, किस राज में समझ था, खिलजी से। अष्टभुजीय मकबरा का उदय तुगलक काल में हुआ था। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग विजयनगर में हुआ था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी में। ठीक, तो इस तरह से लगभग ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक और टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम क्या है, दिल्ली सल्तनत का साहित्य। ठीक, दिल्ली सल्तनत का साहित्य देखते हैं अब हम। इसके क्वेश्चन कैसे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? मतलब किताब उल हिंद जो है उसके लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद के लेखक का नाम या रचयिता का नाम या कौन इसके रचना के लिए प्रसिद्ध लेखक है? तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन सी, अल बरूनी। अल बरूनी ने किताब लिखी थी, इसका एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है किताब उल हिंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए, एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तूती ए हिंद, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका सी, पटियाली में। तूते ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पटियाली में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान का पैरट या फिर तोता कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई? ठीक, अब कह रहा है अमीर खुसरो ने किस चीज के विकास में अग्रणी की भूमिका या प्रथम रोल निभाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, खड़ी बोली में। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो करेक्ट आंसर है इसका, इसमें स्टार लगा रखा है। आंसर क्या है? अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ही 7 से अधिक सुल्तानों का। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो और साथ में क्या था? निजामुद्दीन औलिया, दोनों साथ होना चाहिए, ए बी। यहाँ दे रखा अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? अमीर खुसरो जो थे वो किस बादशाह के दरबार में रहते थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे। किसके दरबार में? गयासुद्दीन बलबन के दरबार में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो खुसरो दरबार में रहे। अब प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अमीर खुसरो एक थे, क्या एक थे? एक थे वो तीनों ही थे, एक कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और इतिहासकार भी थे। अमीर खुसरो के पास तीनों क्वालिटी थी, कवि भी थे, संगीतज्ञ और म्यूजिशियन भी थे और हिस्टोरियन इतिहासकार भी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी शैली दोनों के ही जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अमीर खुसरो ने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। करेक्ट आंसर है किसको, मतलब किसने, इनमें निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है हिंदी हिंदी खड़ी बोली का जनक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी का भी विद्वान और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। हिंदी के भी विद्वान और फारसी के भी विद्वान थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था? निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? है ना? कौन सा पहला प्रथम फारसी कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को भी चित्रित किया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ठीक है। मतलब हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया। ठीक है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभिकर्ता अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने ही भारत के अंदर में कव्वाली जैसी शैली चालू करी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सी, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी लिखी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनका काल अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 2 4 1। पहले 3 2 4 1। ठीक। पृथ्वीराज रासो, पहले आएगा किताबुल हिंद, उसके बाद इसको देखना पड़ेगा थोड़ा दोबारा से। 4 4 के बाद एक है लास्ट में। चलो यही देख लेते हैं, इसमें तो मिला ही रखा हुआ है, नहीं मिला रखा है। 3 2 4 1।
इसको इरेज करना है। 3, 2, 4, 1। तो पहले तवाक ए नासरी, उसके बाद पृथ्वीराज राशो, उसके बाद फतवाए जानदारी, उसके बाद किताबुल हिंद। ठीक, ऐसे ही कालानुक्रम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने जो हमला किया था उसके बारे में पहला विवरण हमें किससे पता चलता है? तो ऑप्शन बी तबकात ए नासरी से। तबकात ए नासरी से पता चलता है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमला किया है। ठीक, तबकात ए नासरी एक किताब है, इससे यह पता चलता है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फारसी को। फारसी ऐसी भाषा थी जिसको दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूप को इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या सुमेल कीजिए, मिलाने के लिए बोल रखा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। अब मिलाते हैं। जियाउद्दीन बर्नी किसे संबंधित है? तारिक ए फिरोज शाही से। जियाउद्दीन जियाउद्दीन बर्नी किसे संबंधित है? तारिक ए फिरोज शाही से। और हसन निजामी किसे संबंधित है? ताजुल मासिर से। हसन निजामी ताजुल मासिर से संबंधित है। मिनहाज उस सिराज किसे संबंधित है? तबकात ए नासिरी से संबंधित है। मिनहाज उस सिराज किससे संबंधित है? तबकात ए नासिरी से। और यहिया बिन अहमद तारीख मुबारक शाही से। यहिया यहिया बिन अहमद किसे संबंधित? तारीख ए ये मुबारक शाही से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें मैं सम्मिलित करने के लिए कह रहा था, सम्मिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम, क्या है? ऑप्शन 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 कह रहा है ताजुल मासिर किसे संबंधित है? हसन निजामी से। ताजुल मासिर किसे संबंधित है? हसन निजामी से। खजाइन उल फतहू खजाइन उल फतहू किसे संबंधित है? अमीर खुसरो से। और तारीख मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी से। तारीख ए मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी से। और फतवा ए जहानदारी किसे संबंधित है? जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतहू नामक पुस्तक की रचना की? निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतहू नामक पुस्तक की रचना की? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। किसने करी थी? अमीर खुसरो ने करी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है या कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और बी, शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सम्मिलित करें। तो इसका करेक्ट आंसर है, हम देखते हैं ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 कह रहा है तारीख हिंद किससे संबंधित है? अल बिरूनी से। तारीख ए हिंद किससे संबंधित है? अल बिरूनी से। तारीख हिंद अल बिरूनी। तारीख दिल्ली किससे संबंधित है? अमीर खुसरो से। तारीख दिल्ली अमीर खुसरो से संबंधित है। ऑप्शन सी, रहला किससे संबंधित है? इब्न बतूता से। तबकात नासिरी किससे संबंधित है? मिनहाज से। तबकात नासिरी जो है वो मिनहाज से संबंधित है। एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं हम। तारीख हिंद अल बिरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो, रीला इब्न बतूता, तबकात नासिरी मिनहाज। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है? कृतियों को लेखक से सम्मिलित कीजिए।
ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3142। 3142 मतलब हकाइक ए हिंद। हकाइक ए हिंद किसकी इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जो है उसने क्या रचना करी है? हकाइक ए हिंदी। दूसरा है तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक के रचनाकार कौन है? इब्न मिसकाविया। इब्न मस्काविया। अगला है कुंजुल तिजार। कुंजुल तिजार किसे संबंधित है? बेलक अल कबायकी। बेलक अल कबायकी से संबंधित है। जवामिउल हिकायत। जवामिउल हिकायत किसे संबंधित है? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी से। ठीक, अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फवायदुल फवाद। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने संकलन किया था? अमीर हसन सिजाजी ने करी थी। किसने इसका संकलन किया था? अमीर हसन सिजाजी ने। ठीक, फवायदुल फवाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किस वाद्य यंत्र को, किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सितार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? कौन सा राजपूत राजा जो एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राणा कुंभा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है? युगम सम्मिलित है, कौन सा सही सम्मिलित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पुंडरीक विठल राग माला से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सुमिलित कीजिए। सुमिलित करने के लिए कह रहा है, इसका करेक्ट आंसर को लेकर के विवाद है, इसलिए इसको हम बस छोड़ देते हैं ऐसे ही। और बाकी इसमें इसमें जो मिलान है वो देख लेते हैं। ये ग्रंथ है, रचयिता है। रागमाला जो है वो पुंडरीक विठल से संबंधित है। रस कौमुदी जो है वो श्रीकंठ से है। राग विभोज जो है सोमनाथ से। और चतुरंगडी प्रकाशी का जो है वो वेंकट वेंकट मक्खी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर 35। सम्मिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3142। 3124। 3124 है। ठीक, कह रहा है पंचाध्यायी किसने लिखी थी? नंददास ने। और चैतन्य भागवत किसने लिखी थी? वृंदावन दास ने। और चैतन्य मंगल जयानंदा ने। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, अपनी बायोग्राफी लिखी थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने लिखी थी। ठीक, तो इस तरह से आज हम इस लेक्चर को यहीं रोक देते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक, धन्यवाद।